कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं अभी आपके साथ सौरभ शर्मा रोज की तरह बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रोग्राम में आ चुके हैं प्रदीप सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है मेट्राइज के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। कल आपका ओपिनियन पोल 4 राज्यों का आप सबने देखा और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। आज हम बात फिर पश्चिम बंगाल की करने वाले हैं क्योंकि कुछ नया एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे बड़ी बात तो यह कि एसआईआर का फुल डेटा अब हमारे सामने आ चुका है और वो डेटा ये कह रहा है कि कुल 90,83,345 नाम बंगाल की ओरिजिनल वोटर लिस्ट में से अब कट गए हैं। एसआईआर की कार्रवाई शुरू होने से पहले कुल वोटर थे 7,66,00,000 और उसमें से कटने के बाद 90 लाख वोट, ये हो गया 91 लाख लगभग वोट कटे। तो अब 6,75,00,000 वोटर अब वहां रह गए हैं। अब 91 लाख संख्या बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी डिटेल में डीप डाइव करेंगे तो पता चलेगा जो कॉन्सेंट्रेशन इन वोटों की जहां जहां से कटे हैं वो जगह बड़ी महत्वपूर्ण है। मालदा में मुस्लिम आबादी 81% वोट कटे 2,39,000। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66% वोट कटे 4,55,000। नॉर्थ 24 परगना में 26% मुस्लिम आबादी 3,25,000 वोट कटे। साउथ 24 परगना में 36% मुस्लिम आबादी 2,22,000 वोट कटे। नॉर्थ दिनाजपुर में 50% मुस्लिम आबादी 1,76,000 वोट कट गए हैं और साउथ दिनाजपुर में 24% आबादी है तो 76,000 वोट कटे हैं। कोलकाता साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में 76% मुस्लिम आबादी है, 28,000 के करीब जो है वो वोट कटे हैं। और एक एवरेज अगर आप मोटा मोटा निकालेंगे तो जैसे मालदा में हर सीट पर औसत 20,000 वोट डिडक्ट हो गया। मुर्शिदाबाद में एवरेज एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 21,000 वोट कट गया। कहीं 10,000 एवरेज एक कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग हो गया है। इसका असर तो पड़ेगा ना, किसी ना किसी रूप में तो पड़ेगा ही। और बीजेपी ये मान के चल रही कि इसका असर ज्यादा ममता बनर्जी पर पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारे वोट किसके थे। भाई जो डेड वोट था वो किसका था, और जो वोट जो पहले कट गया था 63 लाख, उसमें से जो लोग डुप्लीकेट वोटर वाले थे वो किसके कितने थे, वो तो किसी के भी हो सकते हैं। ये जो सेकेंड राउंड में जो वोट कटे हैं, जो एडजुडिकेशन में गए, जिसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहा गया, वो 60 लाख, जिसमें से 27 लाख नाम कट गए हैं। ये वो मेन लिस्ट है जिससे ममता बनर्जी को डेंट पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें कोई बांग्लादेशी था, कोई बिल्कुल ही फ्रॉड वोटर था जिसका मैपिंग पिछले एसआईआर से नहीं हो पा रही थी, वो सारे नाम इसके अंदर थे। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है वो ये कि ये लोग अपील में जा रहे हैं। बहुत से लोग अपील में जा चुके हैं, इनमें से लाखों लोग, इन 23 लाख 27 लाख में से। लेकिन वो ट्राइब्यूनल जब तक पूरा फैसला न दे दें तब तक इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि भाई 27 लाख लोगों के पास अपील करने का फोरम है, आप ही ने बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इनको जब तक इनकी नाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं मानी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बोले कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है ना। वोटर लिस्ट फाइनल होने का एक डेडलाइन होता है नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशन की लास्ट डेट से पहले। तो वो डेट आ गई है, वोटर लिस्ट हो गई है फ्रीज। अब सेकंड राउंड की वोटर लिस्ट तक जो लोग अपील से अपना नाम क्लियर करवा लेंगे उनका नाम जुड़ जाएगा। उसकी भी लास्ट डेट 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल। तो मतलब मोटे तौर पर वोटर लिस्ट जो है अब वो फ्रीज हो चुकी है। तो मैंने ये सामने पहले मनोज जी का सर्वे कल वाला रखा सर, 3 पन्ने इनके अलग से। मनोज जी का मैं बता दूं, आपने दिया था 140 से 160 टीएमसी, बीजेपी 130 से 150 और वोट दिया था आपने टीएमसी को 43%, बीजेपी को 41%। सर्वे आपका, पेन मेरा। अब कर लीजिए इसमें करेक्शन। आप आगे एसआईआर का डेटा सर। देखिए, इसमें 2-3 जगहों का जो आपने आंकड़ा दिया है, जैसे मुर्शिदाबाद का दिया है। पिछली बार क्या था कि यहाँ पे जो सीटें हैं वो 27 सीटें हैं। उन 27 सीटों में से बीजेपी 2 सीट जीत कर आई थी, लेकिन उसके वहाँ पे 6 या 8 सीटें ऐसी हैं जो आप बता रहे हैं कि 20,000 से लगभग कटा है वोट, और वो उसी के दायरे में आते हैं। मैं कल भी आपको इस सर्वे में बोला था कि जहां पे 20,000 और 20,000 से नीचे का वोट होगा वो सबसे ज्यादा एसआईआर हो, चाहे आप अच्छे तरीके से वहां पर इलेक्शन शांतिपूर्वक करवाते हैं तो उस पर असर पड़ेगा। और उसी चीज को आज देखिए, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से देख रहा। दूसरी आज ये मालदा, जहां 14 सीटें हैं, उन 14 सीटों में 4 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, लेकिन हर सीट पे बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से फाइट की है। जिसको माना जाता है कि हाँ मुस्लिम ज्यादा है, यदि वहां पे वोट कट रहा, करीब 3.5 लाख के करीब वोट कटा है, यदि ये वोट कटता है
तो उतना ही का एवरेज आपको वहां दिखेगा। आप मुझे बताइए ना, यही कैलकुलेशन कर लेता ना। मालदा में आपने कुल सीट कितनी बताई? मालदा में जो 14 सीटों में से 4 सीटें पिछली बार बीजेपी लेकर आई थी। 4 ही जीती थी ना? 4 ही हर जीती। सीट पर और ये 20,000 पहली बार वोट। जीती थी, उसके पीछे जीती भी नहीं थी। 14 सीट, 10 सीट हारी थी ना? 10 सीट हार गई थी। 20,000 एवरेज वोट कट गया हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब बताइए गणित अब क्या इसमें से 3 या 4 सीटें और बढ़ जाएगी बीजेपी की। +3 हो जाएंगे। ठीक है। मुर्शिदाबाद का बता दीजिए। मुर्शिदाबाद में 2 सीटें ये जीत कर आए थे पिछली बार। इस बार 2 या 3 सीटें यहाँ पे और बढ़ जाएगी। उसके 2 कारण भी हुए। एक तो ये वोट कटा ही है और यहीं पे हुमायूं कबीर का और एआईएमए का वो भी पकड़ है। +2 कर दिया लीजिए मैंने। नॉर्थ 24 परगना। अब एक एक सीटों पे आप जाएंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि मैंने तो इसीलिए संभावना को लेकर आगे जा रहे हैं कि 20 से 25 सीटों का डिफरेंस आएगा। लेकिन यदि टीएमसी बीजेपी जीतती है तो टीएमसी से 20 सीटें ऊपर ही जाकर जीतेगी। इतना मैं आपको कंफर्म बताता हूं। एसआईआर के बाद आप एसआईआर के बाद ये डेटा आने के बाद आप मान रहे हैं बीजेपी की 20 से 25 सीट बढ़ेंगी? बढ़ जाएगी। बढ़ सकती है। तो बढ़ सकती है तो वो ऊपर होगी। मैंने बोला ना कि अभी तो आज के डेट में बीजेपी ऊपर चली गई। एसआईआर के बाद चली गई ऊपर चली गई। अब ये डिसाइड उन पे भी करना। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट फेज का जो पोल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए सब कुछ बेहतर है। कागज पे जीत गई, लेकिन वो पोल कराना पड़ेगा, लोगों को वहां तक खींच कर लाना पड़ेगा। तो आप कल ही क्यों नहीं मान गए थे इनकी बात? नहीं तो मैं तो बोला था, मैं तो आपसे भी बोला था। सर एसआईआर ने पक्का कर दिया क्या ये जो आप कह रहे थे होगा? नहीं, केवल एसआईआर नहीं कह सकते। आप देखिए सब मिलाकर माहौल, 3 बड़ी घटनाएं देखिए। आरजी कार का जो कांड हुआ, संदेश खाली का, और अभी जो जुडिशियल ऑफिसर्स की घेराबंदी हुई, घेराव हुआ। ये 3 घटनाएं ऐसी हुई जिससे मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ा होगा। उनको भी दिखाई दे रहा है ना कि क्या हो रहा है राज्य में। जब इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहे हैं सब कुछ, तब ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि हमारी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। और जो कल सॉलिसिटर जनरल ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए 2 बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं, सबसे बड़े अटॉर्नी जनरल, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जो भी बोलते हैं मतलब सरकार बोल रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जनतंत्र खतरे में है। अब इससे बड़ा बयान जो है लॉ ऑफिसर क्या दे सकता है? इसके आगे तो नहीं बोल सकता। पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं कि पॉलिटिकल भाषा बोलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो है ये इंश्योर कर दिया कि सेंट्रल फोर्सेस नहीं हटेंगी, जिसकी डिमांड ममता सरकार कर रही थी कि तुरंत चुनाव करा के चली जाए। हाँ, तुरंत नहीं, इस समय भी कम की जाए। और चुनाव आयोग के वकील ने जो है वो वीडियो दिखाया हाँ, कि अयोध्या से 200 बस भर के सीआरपीएफ वाले तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप ध्यान दीजिए, सीआरपीएफ नहीं, सिर्फ अयोध्या से सीआरपीएफ, अयोध्या से। तो वो कहां से कहां जोड़ रही हैं? वो ये कह सकती थी दिल्ली से आ रही है, जम्मू से आ रही है, मतलब किसी भी राज्य का नाम ले सकती थी। लेकिन अयोध्या से, तो अयोध्या से अगर भेज रही है तो अयोध्या से क्यों भेजेंगे? जो सबसे नजदीक है पश्चिम बंगाल के, वहां से भेजेंगे, या जहां स्पेयर है वहां से भेजेंगे। तो वो जो कार्ड खेल रही हैं वो सबको समझ में आ रहा है। असल में ममता बनर्जी एक्सपोज हो गई हैं। वो जो उनकी पॉलिटिक्स का तरीका था वो सबको समझ में आने लगा है, दिखने लगा है। वो जो आवरण था ना, जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता था उनको, इस बार वो खत्म हो गया है। और उसके अलावा आप 21 से 26 की तुलना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की तैयारी की है, क्या क्या हमारी खामी थी, क्या जो है मेरिट थी टीएमसी की, उन सब पर काम हुआ है जी। तो ये जो साइंटिफिक रिगिंग का तरीका सीपीएम ने निकाला था और जिसको ममता बनर्जी ने अपना लिया, उसको कैसे तोड़ा जाए, इस पर काम किया, संगठन पर काम किया। और पिछली बार आपको याद होगा कि भाई बीजेपी हो गया था कि एक तरह से टीएमसी से जो निकल के भाग के आ रहा है वो बीजेपी में है। पार्टी ही नहीं आप किया है, सब आप बाहर से आए हुए लोगों को दे रहे हैं। तो अपनी पार्टी के जो ओरिजिनल लोग थे वो भी नाराज हो गए। ठीक।
अब सर ये जो देवेंद्र जो एसआईआर के डेटा ये आया है, ये अपेक्षित था। एक तो इसमें ये पहले में कह देना चाहिए, 63 लाख नाम तो पहले ही कट गए थे, 60 लाख नाम। अब ये जो 63 और ये 60 में लगभग आधे जाएंगे ये लोग मान के चल रहे थे, तो ये आंकड़ा 90 लाख 1 करोड़ के आसपास जाकर के कहीं टिकेगा। ये पहले से एक असेसमेंट थी, तो ये बीजेपी की भी असेसमेंट रही होगी। इसको फैक्टर इन कर लिया था उसने अपनी सारी कैलकुलेशन में पहले। रफली एक अंदाजा तो था उन लोगों को। और ये जो जैसे जब आप कहते हैं कि मृत वोटर के भी नाम कटे, तो आम आदमी समझ सकता है कि यार अगर मृत वोटर के नाम था भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तो कोई वोट देता नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था, उन वोटर्स के नाम पे टीएमसी के लोग जाके वोट करते थे। और इस हद तक कि अगर आपको टीएमसी के लिए वोट कराना हो तो कई सारी जगह पे जो ग्राउंड पे जो नेता लगे हुए हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने उनसे शिकायत की कि हमें ये कहा जाता था कि जाके टीएमसी के सामने अगर आपने वोट बटन प्रेस किया तो वहाँ एक खुशबू लगी हुई है, वो आपकी उंगली में आएगी और आप लौट के आएंगे तो हम उसको स्मेल करेंगे। हाँ, ये बड़ी विचित्र और बात अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपको सजा दी जाएगी। तो उस तरह के माहौल में आप सोचिए कितना आसानी के साथ ऐसे वोटर्स जिनके आपको आता पता ना हो वैसे नामों का इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरी चीज़ देखें कि लगभग 58 विधानसभा सीटें ऐसी हैं सौरभ, जिसमें अगर सिर्फ 1,92,000 वोट अगर टीएमसी से कम हो जाए तो उन 58 सीटों पे वो हार जाएगी। पिछली बार जो जीती थी उन 58 की बात मैं कर रहा हूँ। ओके। जैसे पिछली बार बीजेपी ने जो 77 जीती ना, उसके अलावा की बात मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो इतना नज़दीकी मुकाबला है कि 1,92,000 अगर 58 सीटों पे अगर अंतर हो तो उन सीटों का सीधे नुकसान होगा। दूसरा, टीएमसी का जैसे आमतौर पर आप देखेंगे तो एक सामान्य धारणा ये रहती है कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, इतना वोट का फ़र्क। लेकिन उनके जो वोट हैं ना, वो उसमें बहुत सारे वोट ऐसे हैं जो कि वेस्टेड वोट हैं। वेस्टेड वोट इस लिहाज से कि जैसे अगर 10% हार जीत के अंतर को अगर आप समझें कि अगर किसी सीट पे 10% का मार्जिन है तो 10% के बाद अतिरिक्त जितने वोट हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जीत तो आपको ऐसे भी होनी है। हाँ, तो 2000 वोट परसेंटेज बढ़ा से देगा। बढ़ेगा। तो 2024 के अगर लोकसभा को अगर आप बेस बनाएं सौरभ, तो टीएमसी के पक्ष में लगभग 55 लाख ऐसे वोट थे जो कि 10% से ज़्यादा वाले थे। दूसरा, अगर 2021 के विधानसभा चुनाव को अगर आप बेस बनाएं तो वो आंकड़ा पहुंच जाता है 65 लाख के आसपास। मतलब जो ह्यूज मार्जिन नज़र आ रहा है कि आपके वोट इतना ज़्यादा थे, इफेक्टिवली सीट जीतने में उसका बहुत ज़्यादा योगदान है नहीं। और वहाँ पर फिर वो मुकाबला कई सारे पॉकेट्स में अगर आप देखें एसआईआर के बाद वो बहुत नज़दीकी होता नज़र आ रहा है। ये जो बात आपने बताई, आपने भी बताई, इसको ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप जरा जोड़ करके देखिए। ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर में क्या हो रहा है, जहां उनके सामने शुभेंदु अधिकारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। डेटा ये बताता है रफली ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये 2 लाख वोटों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 60% वोट पड़ता है, मतलब 1,20,000 वोट करीब इसमें पोल होता है। इसमें इनमें से 45 से 50% वोट नॉन तृणमूल को जाता ही जाता है, मतलब आधा वोट तो उधर जाता ही है। तो मतलब 1,20,000 में से मान लिया 60,000 ममता को पड़ा, 60,000 बाकी सारी पार्टियों को मिला करके पड़ा। अब यहां पर 46,000 वोट पहले ही कट चुका है, 46,000 वोट, और 14,000 एडजुडिकेशन में गया। उसमें से कितने कटे होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,20,000 जहां वोट है वहां अगर 40,000 50,000 वोट कट जा रहा है, उसका क्या मतलब है? उससे भी सौरभ जी, यहाँ पे जो वोटर हैं, यदि 1,20,000 जो पोल हो रहा है, इसमें से आप मान के चलिए कि 60,000 तक वो पोल कर रहे हैं जो बिहार और यूपी और वहाँ के बाहर के लोग हैं। ये वो जगह है जहाँ पे लोग आकर बाहर से बसे हुए हैं, जो पिछली बार डर के मारे या उनको जबरदस्ती की दिलाया गया वोट की आपको टीएमसी को देना पड़ेगा। इस बार बहुत साइलेंट है। जब आप जाएंगे, आपके भी रिपोर्टर गए थे, उस कार्यक्रम को मैं पूरा देखा था, लोग इशारे में बात कर रहे थे। और आपके रिपोर्टर भवानीपुर में और आपके रिपोर्टर हंस रहे थे, कह रहे कि इसका मतलब मैं क्या लगाऊं। तो इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो बहुत साइलेंट पूर्वक बैठा हुआ है, बहुत एग्रेसिव होकर बताना नहीं चाह रहा। जैसे पिछली बार हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाहर के लीडर गए थे, कुछ भी होता था इमीडिएट रोड पे आते थे और बहुत एग्रेसिव होते थे। इस बार पूरी तरह से वहां के लोकल लीडरशिप को ऊपर छोड़ दिया गया कि आपको रिएक्ट करना है, आपको जवाब देना है, हमें कुछ नहीं करना है। तो हुआ क्या कि जितने भी वहां के लोकल लीडर थे वो उभर के आ रहे हैं।
लेकिन जो वोटर है, जो पिछली बार लगा कि हमने बोल दिया तो गलती हुई, उसके कारण मारपीट हुआ या हमें टारगेट किया गया, इस बार वो बोलना नहीं चाहता है। आपके सर्वे के कल हमने एग्जिट पोल के बाद मैं आपको बता रहा था ना, मैंने और देवेंद्र जी ने एक प्रोग्राम किया था, हम एक भारत की खबर प्रोग्राम यूट्यूब के लिए करते हैं, आप भी उसमें आए हुए हैं एक बार, बहुत लोगों ने देखा था वो। तो आपके सर्वे पर वहां पता नहीं अंदर स्टूडियो में भी शायद देवेंद्र जी ने कहा होगा, और आपने कहा कि अगर ये 2% वोट का गैप दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए बीजेपी फिर ऊपर जाएगी इसके। देखिए उसके सौरभ जी कारण क्या होता है, जिस भी स्टेट में जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको हमेशा पर रखा जाता है। ये टीएमसी की बात नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि उसको लोकल जो बॉडी जो इलेक्शन कराता है, जो सरकारी तंत्र होते हैं, उसका फायदा मिलता है, जो दिखता नहीं है आंकड़े में। तो हमेशा जब हम लोग सर्वे करने जाते हैं तो जो लोकल सरकार होती है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ये पोल को कैसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट तो लेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे दूसरी कठिनाई हो गई है कि अब ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वहां पे जो पोल कराएगा वो सेंट्रल कराएगा कि लोकल कराएगा। पोल तो वहीं के लोग कराएंगे। नहीं, पोल कराएंगे, लेकिन उसका कंट्रोल किसके पास अब रह गया? जब कंट्रोल ही नहीं रहेगा तो आप पोल करा के क्या कीजिएगा? अब इसका तो ये सर, इस बात का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट में ही ढूंढ पाया। नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट में एक और चीज हुई सर, आपने वो सुनवाई देखी? उसकी लाइव प्रोसीडिंग हुई है, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बैठा के जब ये जुडिशियल अफसरों को बंधक बना लिया था तो चीफ सेक्रेटरी साहब का फोन नहीं लग रहा था। कल बैठाया उनको, ऑनलाइन जोड़ा, वो और डीजीपी बगल में बैठे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच सुनवाई कर रही थी और पूछा कि आपका फोन नहीं लग रहा था जब वहां आपको कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आपको रीच करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं फ्लाइट में था। बोले नहीं, फ्लाइट से लैंड करने के बाद फोन हुआ था। उन्होंने कहा मेरा फोन सर ये बड़ा हाई सिक्योरिटी नंबर है। बोले अच्छा, इतना सिक्योर है आपकी, हमारे जैसे आम लोग चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाईकोर्ट के लिए भी आप नहीं आ सकते, थोड़ा नीचे कर लीजिए, आपको हमारे जैसे आम लोगों के नीचे ले आइए। फिर जो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन जो आपको कमांड देने के लिए है, आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप हाईकोर्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो फिर आप किसको आंसरेबल हैं? कौन आपकी जवाबदेही तय करेगा? फिर उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की वजह से हमें जुडिशियल अफसर अपॉइंट करने पड़े थे, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि आपने पूरे बंगाल की ब्यूरोक्रेसी को राजनीति का अड्डा बना दिया है। ये आपकी बात की जवाब में मैं कह रहा हूं। जी जी, मैं लेकिन पोलिंग तो बिहार के ही सरकारी अफसर कराएंगे ना सर, बंगाल के, माफ कीजिएगा, पोलिंग तो वही कराएंगे ना। लेकिन ये जो लेकिन फर्क जो होगा, देखिए सबसे बड़ी बात होती है जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, जो ममता बनर्जी करती है, डरा दो, धमका दो, जो अब भी कर रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही हैं, लेकिन एक सीमा आती है जब लोग उस डर से निकल जाते हैं। यही हुआ तो कांग्रेस गई, यही हुआ तो सीपीएम गई, और यही हो रहा है तो अब मैं नाम नहीं लेता। कल एक और बड़े देश के सिफोलॉजिस्ट जो हैं उनको मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा ये चुनाव नहीं है बीजेपी के जीतने वाला, इससे अगला हो सकता है। अभी भी वो मार्जिन पे ही रहेंगे। वो उनसे कहिए कि आज वो अगला चुनाव हो रहा है। अच्छा, ये वही चुनाव है। तो इस तरह के लोग जो है ना, वो ये कह नहीं सकते कि बीजेपी, कैसे कह देंगे कि बीजेपी जीत रही है? जीत रही है तो आप, अगर आपको दिख रहा है जीत रही है तो बोलो। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। जो सच है अगर उनको पसंद नहीं है या उनकी सोच के मुताबिक नहीं है तो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। भाई कोई भी आकलन करे चुनाव का, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी गलत हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आप वो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं जो आपका कन्विक्शन है, या किसी और वजह से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, इच्छा भी हो सकती है, किसी और दबाव में भी हो सकता है, किसी विचारधारा के असर में हो सकता है। तो अगर आप अपने कन्विक्शन से बोल रहे हैं तो आप गलत भी हो जाए तो ठीक है भाई, आपकी अंतरात्मा तो साफ है ना कि हमको ऐसा लग रहा था, ये हमने बोला, लेकिन हमको लग रहा था कि ये होगा और हम बोल रहे हैं उल्टा, ये बेईमानी है। तो ऐसा करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, कम नहीं है ऐसे लोगों की संख्या। तो ऐसे लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वो कहेंगे अगला है, अगला है, मतलब उनको मानना नहीं है कि ये चुनाव जो है बीजेपी का है। ये चुनाव पूरी तरह से बीजेपी का है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी का है। ममता बनर्जी के लिए देखिए, किसी भी चुनाव में अपवाद को छोड़ दीजिए, जो भी पार्टी शुरू में ही आगे निकल जाती है वो आगे ही निकलती जाती है। एक बार जब मोमेंटम गेन कर लेती है जी, तो वो मोमेंटम लगातार बढ़ता जाता है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ती जाती है।
तो इसलिए बीजेपी ने आप उन अननोन्स पर भी अभी मतलब अपनी जजमेंट को होल्ड नहीं करना चाह रहे, जैसे इन्होंने कहा फर्स्ट फेज देख लें, लोग वोट करने के लिए कितना निकलते हैं ये पता चल जाए, डर का माहौल खत्म हो गया कि नहीं हो गया, आप वो सवाल नहीं है अगर मन में अब? चुनाव आयोग जो कर रहा है और चुनाव आयोग के साथ जिस तरह से पूरी तरह से 100%, मतलब उसमें कहीं 0.01% की भी गुंजाइश नहीं, सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब सेंट्रल फोर्सेस खड़ी हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग जो है ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है, उसके बाद भी अगर लोगों के मन का डर नहीं निकला तो कभी नहीं निकलेगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप? इससे ज्यादा तो आप जो है प्रेजेंट रूल लगा दें या आर्मी रूल लगा दें, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी में तो इतने तक ही कर सकते हैं ना आप। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैक्सिमम हो रहा है। आप ये देखिए कि 38% लोगों ने उस डर के माहौल में 21 में वोट दिया। ठीक, तो डर का थ्रेशोल्ड थोड़ा भी मान लीजिए कम हुआ, हम कह रहे हैं पूरा नहीं खत्म हुआ है, थोड़ा भी कम हुआ है तो उससे ज्यादा लोग वोट देने के लिए निकलेंगे ही। अभी आप कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में वो बयान ममता जी का दिखाया गया और ये ममता जी की डेस्परेशन है कि भाई अयोध्या से 2 बसें सीआरपीएफ वाले भर के आ रहे हैं और तुमको मारेंगे। इससे पहले भी वो ये कह चुकी हैं कि वो सीआरपीएफ वाले आएंगे, तुम्हारे घर में जो भी हो वो लेके बाहर आ जाना, उनको सबक सिखाने के लिए। फिर उन्होंने कल एक और बयान दिया है, मुझे तो लगा कि ये बयान दिखाना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के वकील को, सुप्रीम कोर्ट को, जब उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है अगली बार हम कोलकाता पे हमला करेंगे, तो भारत सरकार चुप क्यों है? चलिए ठीक कि आप मोदी जी से कह रही हैं कि आपको जवाब देना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा क्या ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है, क्या कुछ पहलगाम करना है? अब दिस इज आउटराइट एलिगेशन, मतलब ये क्या, इसका क्या मतलब? नहीं, उससे आगे गई। उन्होंने कहा अगर बंगाल पर कुछ हुआ तो दिल्ली पर होगा। हाँ, अरे आप पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कुछ कह रहा था, आप बोलो हम पाकिस्तान पे दावा बोलेंगे, बोलना है तो ये बोलो। वो तो लगातार कोशिश ही कर रही है ना सर, जैसे पहले भी हम लोग बात करते रहे कि किसी तरह से उस हद तक जाएं कि उकसावे में आके बीजेपी के लोग भी उस तरह की बातों का जवाब देना शुरू करें। और इस पूरे इलेक्शन में पिछले इलेक्शन में जो उनका नैरेटिव था अभी तक वो बनता नजर नहीं आया। और टीएमसी के नेताओं से अगर बात करें तो पहली बार में तो एकदम से दावा करेंगे, फिर ज़्यादा कुरेदना शुरू करें, फिर वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार का आसान नैरेटिव पिछली बार बन गया था वो नहीं बन रहा है, हमारी वही एक समस्या है। तो ऐसे में वो जो मुद्दे बना रहे हैं, एसआईआर, महंगाई, इस तरह की बातों का, अब एसआईआर बैकफायर ही करेगा। ऐसा यार इशू कैसे है, कोई मुझे ये बता दे भाई। जुडिशियल अफसर अपॉइंट किए सुप्रीम कोर्ट ने सारे ये 63 लाख नाम देखने के लिए, इसके ऊपर जो ट्राइब्यूनल में जाएगा वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जस्टिस होंगे, वो अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बिल्कुल, अगर आज कोई एसआईआर पे सवाल उठा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल तौर पे। और बांग्लादेश की घटना के बाद तो अवैध घुसपैठिया इस तरह की चीज़ों को लेके बंगाल में कम से कम वो नैरेटिव में भी अगेंस्ट नहीं जा सकता। एक चीज़ और देखें सौरभ कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का जब कैंपेन में उतारा गया, जो कि दलित कम्युनिटी के आते हैं, और ये कहना कि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तो इस्लाम में कहा गया है कि सांप दिखे तो उसको मारें, वो किस वोटर को मैसेज देना चाह रहे हैं और कितना एग्रेसिवली देना चाह रहे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव को अगर बेस मान के देखें तो बंगाल में लगभग 10 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस नंबर 1 पे थी और 15 ऐसी थी जिसमें नंबर 2 पे थी। तो 25 सीटें तो सीधे ऐसी। तो टीएमसी को नुकसान सिर्फ बीजेपी से नहीं होना है। अगर टीएमसी को उन पॉकेट्स में जहाँ पर बीजेपी कमजोर प्लेयर है मुस्लिम इलाकों में, और वहाँ पर अगर कांग्रेस के पास वो सीटें जा रही हैं तो वहाँ पर भी वो नीचे ही आएंगे। आपने कितना दिया था अन्य को? 8 से 16 सीटें। इसका कुछ ब्रेकअप है क्या? देवेंद्र जी ने जो अभी बात कहा कि कांग्रेस का मजबूत होना, जो 21 से और 24 के पार्लियामेंट में विधानसभा और पार्लियामेंट के आधार पर देखकर कर रहे थे, उस पर एक चीज कर रहे हैं। जैसे हम लोग ने मालदा और मुर्शिदाबाद, इस 2 जगहों का हम लोगों ने जिक्र किया है कि वहां पे कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ सकती है और मुस्लिम वोटों का कैसे टीएमसी की तरफ से बिखराव भी हो सकता है। तो अधीर रंजन उसी एरिया से आते हैं और जितने भी टीएमसी के लोग हैं, बड़े नेता हैं, आज उनके चेले कहे जाते हैं। ये उनके चेले हैं और आज भी उनकी पकड़ टीएमसी के उन नेताओं के पास उतनी ही अच्छी पकड़ है जितने एक पॉलिटिशियन की जनता के बीच में होती है। आपके सर्वे में अलग से है, मतलब आपके अलग पास सीटों का आप कहेंगे, हुमायूं कबीर या वो सारे सीट वाइज भी है, तो वो लेकर नहीं आया हूं। अधिक कहेंगे तो वो भी दे सकता हूं मैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस को सीट आ रही है? सीट आएगी इस बार कांग्रेस के। और कांग्रेस ने नुकसान जैसे एआईएमआईए और हुमायूं का भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस भी बहुत जगह पे मुसलमानों वोटों को लेकर आएगी इस बार। लेफ्ट लेफ्ट तो लेफ्ट हो गया है कहीं, हाँ वो लेफ्ट आउट हो गया है, लेफ्ट हो चुका है। और तो इसलिए उस पर अभी नहीं करे। कांग्रेस
के लिए ये सबसे बड़ी दुखदाई की बात है कि हम जब भी किसी भी स्टेट का अधि इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, एक केरला को हटा दिया जाए तो कांग्रेस कहाँ, उस पर हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं चाचा। कांग्रेस की चर्चा और उसके भी जो भी लीडर हैं, आप बार बार यही बोलते हैं कि भाई ममता को बीजेपी नहीं हरा सकती है, कभी वो बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम कहां पे हैं। उस बंगाल में जहां एक बहुत अच्छी पकड़ हुआ करती थी कांग्रेस की, सब कुछ था, तो अपने को नहीं स्थापित कर पा रही है। वो ये सिर्फ इस बात को लेकर खुश है कि बीजेपी नहीं आ पाएगी। वो तो अधीर रंजन चौधरी ने असलियत बता दी थी अभी थोड़े दिनों पहले, जब ये हुआ कि कितनी 200 या कितनी सीटों पर 284 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने कहा ये मेरा फैसला नहीं था, मैं तो चाह रहा था 3 जिलों पे कॉन्सेंट्रेट करके चुनाव लड़ो। उन्होंने बता दिया कि हमारा जोर इतने में ही चलना है, लेकिन फैसला है कि लड़ रहे हो सारी सीटें तो आप लड़ लो। सर, अगर ये वो हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि ममता जा रही हैं, इंडियन पॉलिटिक्स का ये कितना बड़ा मूवमेंट होगा? बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, और ख़ासतौर से बीजेपी के नेशनल पार्टी बनने, मतलब रियल सेंस में नेशनल पार्टी बनने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। जिसको कहते हैं छलांग लगाना, उस तरह का कदम होगा। तो आप देखिए, नॉर्थ, उसके बाद वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, उड़ीसा आ गया, बिहार आ गया, 2 राज्य बचे हैं, बंगाल और झारखंड। सेंट्रल इंडिया हो गया पूरा, मध्य प्रदेश। सिर्फ अब जो चुनौती है बीजेपी की वो दक्षिण में, और ये चुनाव मतलब खासतौर से अगर केरल और तमिलनाडु की बात करें तो बीजेपी का नहीं है। वो जो एक्सपर्ट आपके थे, उनको केरल और तमिलनाडु के बारे में बोलना चाहिए था कि ये बीजेपी का ये चुनाव नहीं है। तो उसके बाद देखिए, बीजेपी जगह किसकी लगी? 2 ही तो पॉलिटिकल फोर्स हो सकती है, कांग्रेस या रीजनल पार्टी। तो कांग्रेस से जहां सीधा मुकाबला होता है वो तो अब एस्टेब्लिश हो चुका है जी, कि वहां बीजेपी ही जीतेगी। जहां रीजनल पार्टी से ये कहा जाता था कि बीजेपी कांग्रेस को तो हरा लेगी, लेकिन रीजनल पार्टीज को नहीं हरा पाएगी, अब बीजेपी ने रीजनल पार्टीज को हराना शुरू कर दिया है। बीजेडी उसका एग्जाम्पल है, बीजेडी है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है। तो लगातार इस तरह की जो है जीत बीजेपी को जो मिल रही है। अगर ममता बनर्जी, सबसे मजबूत रीजनल पार्टी जहां बीजेपी की कुछ ताकत है जिस स्टेट में मानी जाती है, तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी मानी जाती है। उसको हराने के बाद फिर बीजेपी के लिए मतलब एक होता है, फिर आप मोमेंटम एक गेन करते हैं, साइकोलॉजिकल एडवांटेज कि भाई ये ममता बनर्जी को हरा सकते हैं तो ये इनको भी हरा सकते हैं। वैसे तो ये मोमेंटम में ही चल रहे हैं 24 के बाद से चल रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ब्रेक भी लगता रहता है। जैसे 24 में लगा, उसके बाद जो है झारखंड में लगा 24 के बाद। तो लेकिन ये है कि एवरेज देखा जाता है कि आप देखिए कि एवरेज जो है आप देखिए तो वो लगातार ऊपर ही है। ठीक है, और जीत का मार्जिन भी देखना चाहिए। आपको लगता है इस बार मार्जिन भी होगा? हाँ, मार्जिन से मतलब सीट जो जिस तरह से जीत रही बीजेपी, जिन राज्यों में भी जीत रही है वहां सीटें, चाहे बिहार देख लीजिए, चाहे आप मैं बंगाल का ही आपसे पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि जीतेगी भी और क्लीन विक्ट्री होगी? एकदम क्लीन विक्ट्री। देखिए, बंगाल में जो है वो हंग असेंबली कभी आई हो मुझे तो याद नहीं आता। जिसको भी मिलेगा पूर्ण बहुमत मिलेगा, और इस बार ममता बनर्जी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। बीजेपी के लिए जो मैंने सर से पूछा, बंगाल की जीत कितनी बड़ी बात है? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उन्होंने बंगाल के इलेक्शन को जिस शब्द का इस्तेमाल करते हुए बताया कि बंगाल का इलेक्शन क्या है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार बैटल ऑफ सिविलाइजेशन। वही है कि उस रूप में अगर आप उस शब्द का इस्तेमाल करके बंगाल के चुनाव को देख रहे हैं तो फिर समझा जा सकता है कि कितनी ताकत पार्टी लगाई है, या न सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ के लोग भी किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं। संघ के भी किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए तो वो सीधे सीधे बंगाल के इलेक्शन को लेकर ही सीधे आते हैं। बाकी राज्यों में कहाँ चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा है इससे उनको मतलब नहीं। तो फोकस तो बहुत ज़्यादा है ही, और वो इस लिहाज से कि सिर्फ उसको एक इलेक्शन स्टेट के तौर पर नहीं देख रहे हैं। जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे सीमा पर घेरेबंदी करनी है, बाड़ेबंदी करनी है, गृह मंत्रालय चाह रहा है, राज्य सरकार उसके लिए जमीन नहीं दे रही, तो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा होता है। तो उस तरह के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा चिंता है कि किसी तरीके से बीजेपी को जीतना है वहां। अब ये तो 4 मई को हमको पता चलेगा, लेकिन फर्ज कीजिए बीजेपी जीत जाती है तो फिर अगला बड़ा चुनाव यूपी का होगा। इसके बाद ऐसे चुनाव का क्या असर पड़ता है? बहुत ज्यादा पड़ता है। सबसे बड़ा तो फर्क ये पड़ता है कि जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं जिस पार्टी के भी, उनको बहुत उत्साह होता है और उनका जो काम करने का तरीका होता है उसमें बहुत ज़्यादा जोश आता है।
आप बिहार के चुनाव को बंगाल के साथ जोड़ सकते हैं कि बिहार में जिस तरीके से एक बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए फोल्डर आगे आई, उसका असर कैसे नहीं बंगाल में पड़ेगा। बहुत सारे वोटर वहां पे हैं जो माउथ कैंपेनिंग कर रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से बीजेपी ने किया है, और बीजेपी ने बिहार में, चाहे एनडीए फोल्डर ने बिहार में डेवलपमेंट नहीं किया है, इसको लेकर मैंने बहुत आपके साथ बहस किया। और आज लोग जो भी जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं बिहार में काफी काम हुआ, और ये इसका इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा। नहीं, इसको समझने के लिए इसको उल्टा कर लीजिए। बिहार में अगर बीजेपी बुरी तरह हार गई होती तो आज बंगाल में बीजेपी जीत सकती है, इसकी बात भी कोई नहीं करता। खुद बीजेपी के नेता नहीं करते, सार्वजनिक रूप से भले ना बोलते, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस का लेवल जो है इतना नीचे होता कि बंगाल में जीत की बात करना या उसकी कल्पना करना भी उनके लिए मुश्किल होता। तो ये बदलाव आता है। जो साइकोलॉजिकल वॉर होती है ना, मनोवैज्ञानिक लड़ाई जो होती है, उसमें आपको एडवांटेज मिलती है। एक चीज सौरभ और देखिए कि 16, 17, 18 मेरा पेन नहीं पसंद आ रहा, अपना नहीं, मैं आपसे क्या बोला कि फर्स्ट पोल होने दीजिए और इसके बाद हम लोग उस पर सब बोल चुके हैं, कागज पे नहीं लिख के देना है। कर लीजिए एक बार। नहीं, आने के पहले बोला था कि अब तो हिंदी से ज्यादा डर। एक ही सौरभ और देखिए, जैसे 16, 17, 18 अप्रैल को पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाया गया है वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके, कल कैबिनेट की बैठक है, संभवतः उसी में दिया जाएगा मंजूरी, या अगले कैबिनेट में जस्ट भी हो। 16, 17, 18 3 दिन उसी के लिए है। अब यहाँ पर देखिए कि बंगाल में महिला वोटर्स ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी ताकत, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी पार्टी की सरकार महिलाओं के लिए इतना बड़ा आरक्षण का चीज लेके आ रही है। अब टीएमसी उसमें क्या करेगी, सपोर्ट करेगी या विरोध करेगी? टीएमसी के सांसद क्या वहां से क्षेत्र में आएंगे, पक्ष में वोट करेंगे या अगेंस्ट में वोट करेंगे? इसका भी एक मैसेज तो जाएगा, निश्चित तौर पे बड़ा ही मैसेज जाएगा। मैंने जब एक बार पूछा था किसी से कि सेशन इसके लिए कब आएगा वुमेन रिजर्वेशन के लिए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ऑफकोर्स इलेक्शन से पहले ही। सही बात है। कांग्रेस तो नहीं कर रही सपोर्ट, मतलब क्योंकि वो उसमें सब उन्होंने लगा दिया एफएन बट वो की परिसीमन पूरा कीजिए, नहीं कर सकते। नहीं वो कह रहे बिना डिलिमिटेशन के नहीं कीजिए। हाँ, तो डिलिमिटेशन तो होगा ही, वो आधार ही बनाया जा रहा है भाई, 2011 वाला। लेकिन वो कह रहे नया डिलिमिटेशन नहीं, उसके बिना मत कीजिए। पहले जब पास कर रहे थे तो कह रहे थे कि जो है इसी पर कीजिए, अब कह रहे हैं अब कर उसी पर कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं है। उनका विरोध करना तो बीजेपी के लिए आइडियल हो जाएगा। बीजेपी तो चाहेगी कि वो लोग विरोध करें, ताकि अगर वो खुल के अगर आ गए तो फिर हंगामा ही नहीं होगा, तो फिर बीजेपी का गेम खराब हो जाएगा। अरे चलिए, आपसे बैठे तो एक बार वो पवन खेड़ा जी वाला तो मामला क्लियर कर दीजिए, क्या है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सीरियस नोट पे, कहाँ तक जाने के लिए तैयार है हेमंत बिस्वा शर्मा इसमें? जिस लेवल तक आप सोच सकते हैं उस लेवल से ज्यादा, क्योंकि इसको उन्होंने एकदम से पर्सनल लिया है। जैसे जिस प्रकार का रिएक्शन उनका आप देखें इस आरोप के लगने के बाद, और जिस तरह की भाषा और शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कतई उचित नहीं कहा जा सकता एक मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना गंदा और घिनौना आरोप था, उस आरोप के बाद उसी तरह का रिएक्शन आ सकता था, और उसी रूप में नाराजगी भी उनकी दिख रही है। मैंने स्टेटमेंट नहीं खड़गे साहब का, मैंने तो रिएक्शन हेमंता जी का ही देखा। उनसे रिपोर्टर ने कहा कि खड़गे साहब ने ऐसा कहा कि मैं विदेश मंत्री से पूछूंगा ये आरोप, इन आरोपों के बारे में जो लगाया गया कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है। मैंने कहा पागल लोग हैं क्या, आरोप लगाने के पहले पूछना है? फिर कहा कि विदेश मंत्री इनका दामाद है जो विदेश मंत्री को उससे पूछ के ये बताएंगे। पहले आरोप लगाने से पहले जांच क्यों नहीं किया? पर वो तो कई बार ये भी कहा था उन्होंने कि ये पवन खेड़ा की, ये वो कह रहे हैं पवन खेड़ा जेल जाएंगे, ये वो मतलब डंके की चोट पे वो कह रहे हैं। आपको लगता है ऐसा मैटर है कि यहां तक खींचा जाए इसको? तो बिल्कुल है, क्योंकि कहीं तो आपको रोक लगानी पड़ेगी, वरना फिर किसी दूसरे के खिलाफ, तीसरे के खिलाफ। और ये नई बात नहीं है कांग्रेस आरोप तो सर, लेकिन फिर वो भी पाकिस्तानी कनेक्शन गौरव गोगोई का कब से ढूंढ रहे हैं, एसआईटी भी बना ली उन्होंने। तो क्या गौरव गोगोई ने तो मान लिया कि वो बिना वीजा के गए थे पाकिस्तान। नहीं, लेकिन सौरभ उसमें एक चीज फर्क है कि जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा ने जितने आरोप लगाए, सर 2.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुवाहाटी में था, वहाँ पे उस सबके को सब्सटेंशिएट करने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रखा था, और में से एक भी डॉक्यूमेंट्स को कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा गया कि फर्जी है। उन्होंने बकायदा गृह मंत्रालय को उसकी सिफारिश भी की। कांग्रेस जो डॉक्यूमेंट्स रख रही है उसकी कैसे धज्जियां उड़नी शुरू हुई, फिर आप गोल पोस्ट चेंज करना शुरू कर रहे हो, शब्द चेंज करना शुरू कर रहे हो। वो जो कंपनी बनाने का मामला था, हेमंत बिस्वा शर्मा आप देखें तो सिंगल हैंडेडली हैंडल करते हैं, और अकेला ऐसा राज्य होगा सौरभ जहाँ पर अगर कोई भी डिसीजन हो तो उसका ऐलान कैबिनेट का डिसीजन हो तो मुख्यमंत्री सीधे करता है।
इस मामले में आप देखें तो एकदम हेड ऑन लेके उन्होंने मोबाइल पर दिखा के बताना शुरू किया कि कैसे आप ऐसे फर्जी कंपनी बना सकते हैं। आपको हैरानी हुई कि अब इलेक्शन से 2 रोज पहले ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लेकर के आई? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अपने को खड़ा करने के लिए इसी तरह की आलोचना की खोज करती है और उसमें फंस जाती है। अब उसे मैंने कहा ना कि पिछली कॉफी कुरुक्षेत्र में ही हम लोगों ने बोला था कि कांग्रेस तलाश रही है कि हम कैसे उठे, और उस तलाश में उसे कोई भी अच्छा चीज नहीं मिल पा रहा है। उसको लग रहा है कि हमें जल्दी से उठकर आगे जाना है, और अपने नेता का ही वो फॉलो कर रही है, जिस पार्टी का बड़ा नेता, जिसके पीछे सारी पार्टी खड़ी पड़ी है, और वही फर्जी आरोप पे चल रहे हैं। ये बोला हेमंता विश्व शर्मा ने कि मुझे लगता है ये कागज इनको राहुल गांधी ने दिए, मैं इसको राहुल गांधी तक लेके जाऊंगा, ये भी बोला। नहीं, कांग्रेस पार्टी एक विचित्र तरह के तरीके पर चलती है कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे या कोई आरोप लगे तो वो अपने को पाक साफ साबित करने के बजाय अपने विरोधी को भी उसी कटघरे में खड़ा करना चाहती है। बोफोर्स का मामला हुआ, क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? वीपी सिंह का एक फर्जी अकाउंट जो है वो एक टैक्स हेवन में दिखा के कि वहां खोल के उसमें पैसा ट्रांसफर करके कि इनका भी अकाउंट सेंट किट्स। अच्छा। बजाय कि आप अपनी साबित हो गया, सफाई दो, तुरंत दूसरे ही पर हाँ, आरोप हाँ, लगा। तुरंत साबित हो गया कि फर्जी है। आज मनोज जी अभी भी कह रहे हैं कि रुकिए 23 तारीख तक। सर 23 तारीख फिर, लेकिन कागज कलम यही जी डन। नहीं, एक बार और बोलिए तो जाते जाते शायद साइन नहीं, आप कह दिया आपने, बार अभी छोड़ दिया उस जाए। दिन नंबर आप करेक्ट करेंगे और साइन करेंगे नीचे। हाँ, मैं इतना जरूर उस दिन आपको बता दूंगा कि बीजेपी कहाँ खड़ी है। हाँ, यही जानना है बस आपसे। ठीक ठीक सर, बहुत धन्यवाद मनोज जी, प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे